गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। उसी के अंतर्गत हम इन सभी को पढ़ेंगे। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले, इससे पहले हमने अधिगम को समझा कि अधिगम क्या है। अधिगम अनुभवों को ग्रहण करना, ज्ञान को ग्रहण करना या फिर मानसिक रूप से परिपक्व होना। और हमने समझा कि जो अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। अर्थात अनुभवों को प्राप्त करने के बाद, ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हम क्या देखते हैं, व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देते हैं, जो कि ज्ञान को सीखने, अर्जित करने, अभिवृत्तियों को अर्जित करने तथा मानसिक रूप से परिपक्व होने के परिणाम स्वरूप हमारे व्यवहार में दिखाई देते हैं, जिस कारण हम इसे क्या कहते हैं, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। तो इसकी प्रोसेस को हमने समझा, इसकी प्रकृति के बारे में भी हमने समझा कि यह क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किसी भी समय या फिर काल स्थान पर यह क्या होती है, सीमित नहीं होती है, यानी और इसके हम जैसे क्या और हमने पढ़ा था, इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। यह समस्या समाधान की प्रक्रिया है, यह समायोजन है। तो इन बहुत सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। व्यवहारवादियों के अनुसार हमने जो कि लर्निंग है, इसकी प्रोसेस को भी पढ़ा था। इन प्रोसेस को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, अधिगम को प्रभावी बना सकते हैं। तो इन सभी को हमने पढ़ा। तो अभी जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो बहुत से ऐसे कारक हैं जो क्या करते हैं, अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इनको मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। पहला है शारीरिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक, पर्यावरणीय कारक, और भी इसके अंतर्गत है कुछ अदर फैक्टर्स हैं और कुछ आंतरिक फैक्टर्स हैं। आंतरिक मीन्स इंटरनल कारक या फिर अन्य जो भी हैं उनको हमने अदर्स में इंक्लूड किया हुआ है। तो पहला जैसे कि है शारीरिक कारक। तो शारीरिक कारक से तात्पर्य है जो भी बच्चे के शरीर संबंधी, जैसे कि हमने आपको बताया बच्चे में विकास हो रहा है या वृद्धि हो रही। अगर हम जब वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि हमारे किससे संबंधित होता है, शारीरिक पक्ष से। उसकी जो बॉडी है उसमें किस प्रकार से ग्रोथ है, किस प्रकार से बच्चे की हाइट है, किस प्रकार उसकी इंटरनल ग्रोथ हो रही है। इंटरनल बॉडी पार्ट्स की भी हम इसमें बात कर सकते हैं। माइंड का किस प्रकार से ग्रोथ हो रहा है। तो जो शरीर से रिलेटेड जितने भी कारक हैं वो क्या है, लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो जो हमारी ग्रोथ है, जो फिजिकल ग्रोथ है, वो भी क्या करती है, हमारे बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करती है। तो जो हमारी ग्रोथ है वो किन चीज़ों से प्रभावित होती है, जो अगर हम शारीरिक जो ग्रोथ देखते हैं, फिजिकल ग्रोथ जो देखते हैं, वो किससे प्रभावित होती है, जैसे कि स्वास्थ्य है, बीमारी है, शारीरिक अक्षमता है। तो अब अगर हो सकता है कि जन्म से ही बच्चे में किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता हो, यानी कि विकलांगता भी हम जिसे कहते हैं, किसी प्रकार की शारीरिक रूप से हमने बताया कि उसकी हाइट अच्छे से नहीं बढ़ रही है, या फिर उसके जो लेग्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, या हाथ जो हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, या फिर किसी प्रकार का डिफॉर्मिटी है हम ये कह सकते हैं, या फिर बीमारी वो किसी से संबंधित भी हो सकती है, हार्ट से संबंधित, ब्रेन से संबंधित, या फिर हमारे पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी है। तो क्या होगा, और फिर स्वास्थ्य जो है कि बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है या बुरा रहता है, वो बहुत हेल्दी है या फिर बहुत ज़्यादा क्या है उसमें वो बीमार रहता है। तो ये सारी हमारी क्या है, शारीरिक कारक है। अगर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होगा या फिर शारीरिक अक्षमता उसमें होगी, तो क्या होगा, उसकी लर्निंग प्रभावित होगी। यानी कि उसमें जो एक सामान्य जो बालक है वो लर्निंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकता है, उस तरह से शारीरिक अक्षमता वाले बालक लर्निंग की प्रोसेस में क्या होते हैं, शामिल नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पर क्या शिक्षक कर सकता है, तो शिक्षक क्या यहाँ पर कर सकता है, अगर स्वास्थ्य से संबंधित उसे प्रॉब्लम हो रही है तो हम माता पिता को निर्देशित करके, या किसी प्रकार की पोषण की कमी की अगर वजह से उसमें हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दिशा निर्देशित कर सकते हैं। किसी कोई बीमारी है तो उसका हम क्या करें, समय पर इलाज करके बच्चे का
उसके लिए भी उसके पेरेंट्स को बता के या फिर किसी भी प्रकार से अगर उसका समाधान हो सकता है तो उसको भी हम जितनी जल्दी हो सके उसका क्या करें, समाधान करके उसकी लर्निंग को हम क्या कर सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं। इसी प्रकार से शारीरिक अक्षमता के लिए अगर शारीरिक अक्षमता का स्तर कम है तो हम उसको क्लास में कुछ सुविधाएं देकर हम क्या कर सकते हैं, उसकी लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। या फिर किसी प्रकार का सहयोग, शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत क्या होगा कि जिस प्रकार से भी बच्चा सीख पाता है उस प्रकार का अवसर उसे देकर हम क्या कर सकते हैं, तो कम शारीरिक अक्षमता होगी तो वो क्लास की प्रक्रियाओं में क्या हो सकता है, सम्मिलित हो सकता है। तो किसी प्रकार का ऑप्शन, दूसरी एक चीज़ अगर बच्चे से नहीं हो पा रही तो दूसरा ऑप्शन देकर हम उसकी शारीरिक अक्षमता को क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। तो शारीरिक अक्षमताएं वो अक्षमताएं होती हैं जो कि बालक के शरीर संबंधित प्रॉब्लम है, उसके स्वास्थ्य से संबंधित, बीमारी से संबंधित या फिर शारीरिक अक्षमता। उसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक कारक। बच्चों, जो मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं वो बच्चे के कहीं ना कहीं मस्तिष्क से, जब हम मनोविज्ञान को पढ़ते हैं तो हमने बोला कि जो व्यवहार है, मस्तिष्क है, उससे संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं वो हमारी आती हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत। मनोवैज्ञानिक जैसे कि हमारे भाव हैं, हमारे इंटरेस्ट हैं, या फिर हमारी मानसिक क्षमता यानी कि कितनी एबिलिटी है चीज़ों को सीखने की, है ना। किसी में बहुत तेज़ी से किन चीज़ों को सीखते हैं तो कोई बहुत कम से उनको सीख रहा है। तो ये क्या है, मानसिक अक्षमता है, यानी मानसिक पक्ष से रिलेटेड जो भी परेशानियां होती हैं वो हमारे क्या आएंगी, मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हमने आपको बताया जैसे मोटिवेशन कितना है, मोटिवेशन कहीं ना कहीं क्या है, हमारा मनोवैज्ञानिक कारक है। फिर या फिर लर्निंग एबिलिटी, कितना वो सीखने की क्वालिटी है उसके अंतर्गत। अन्य है तनाव हो गया, स्ट्रेस लेवल, है ना, किसी बच्चे में किसी और कारणों की वजह से तनाव हो सकता है। या फिर रुचि है, अभिरुचि है, संयोग है, रुचि हो गया हमारा इंटरेस्ट, अभिरुचि हो गया हमारा एप्टीट्यूड, कि बच्चे का दृष्टिकोण किस प्रकार से, क्योंकि हमने आपको बताया कि हो सकता है कुछ कारणों की वजह से उसका दृष्टिकोण किसी चीज़ के प्रति क्या हो, अच्छा नहीं हो। संवेग हो गया हमारे इमोशंस, भाव आते हैं जैसे फीलिंग्स, क्या फीलिंग्स है, डर का, अगर किसी चीज़ के प्रति डर का भाव पैदा हो गया है तो क्या होगा, वहाँ पर लर्निंग क्या होगी, प्रभावित होगी। बच्चे क्या होंगे, उससे दूर भागेंगे। अगर उनका भाव खुशी का है, वो बहुत खुश रहते हैं आपकी लर्निंग से, आपकी टीचिंग से, तो वो क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। उसके बाद आता है ध्यान। ध्यान भी हमने जिस प्रकार से आपको मोटिवेशन बताया था, मोटिवेशन भी दो प्रकार का होता है, आंतरिक या फिर बाह्य। तो अगर बच्चे में क्या है, अगर जो जैसे कि आंतरिक मोटिवेशन होगा तो वो क्या होगा, अधिक लर्निंग की, सीखने के प्रति क्या होगा, प्रेरित होगा। उसी प्रकार से जो ध्यान है वो भी हमारा क्या होता है, दो प्रकार का होता है, जैसे वॉलेंटरी और नॉन वॉलेंटरी। एक होता है अपनी इच्छा से आप क्या करते हैं, अटेंटिव हैं चीज़ों के प्रति, तो क्या होगा कि बच्चा सीखेगा। अगर इन चीज़ों के लिए भी अगर ध्यान नहीं है, बच्चे का अटेंटिव नहीं है, तो नॉन वॉलेंटरी अटेंशन अगर आपको उनको देना है तो आपको इस प्रकार के कुछ प्रयास करने होंगे कि जिससे उनका क्या हो, ध्यान आपकी कक्षा की तरफ बढ़े। तो जिज्ञासा, इसी प्रकार से कितनी क्यूरियोसिटी है उनको, उस प्रकार की कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम क्यूरियोसिटी को बढ़ाते हैं। चैप्टर का जो प्रीवियस नॉलेज है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, क्यूरियोसिटी को बढ़ाते हैं। तो जो मानसिक कारक है यानी कि मनोवैज्ञानिक कारक है, मानसिक क्षमता है, तो है कि बच्चा उसे सीखेगा, थोड़ी देर सीख रहा है लेकिन सीखेगा ज़रूर। तो उसकी हो सकता है उसकी मानसिक क्षमता कुछ कम हो, उसको हम क्या कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा और ध्यान देकर उस बच्चे को उसकी मानसिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। या फिर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको उसकी मानसिक क्षमता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। प्रेरणा इसी प्रकार से आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं। उसी प्रकार से तनाव है, तो अगर किसी प्रकार के तनाव से बच्चा गुजर रहा है तो उस तनाव को हम क्या करके समाधान करके उसको क्या कर सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं। रुचि होता है कि इंटरेस्ट को, बच्चे का इंटरेस्ट किस, कैसे भी शिक्षक कुछ गतिविधियों के द्वारा कुछ अपनी टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करके बच्चों के इंटरेस्ट को बढ़ा सकता है। या फिर
किस प्रकार से वो काम को करवाता है बच्चों से, काम कराने के तरीके से भी हम उनकी रुचि में क्या कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। इसी प्रकार से अभिरुचि उनको चीज़ों के बारे में बता के दृष्टिकोण को बदलना, या फिर ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया कि अर्ली चाइल्डहुड या फिर चाइल्डहुड एज में हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो संवेग है, किस प्रकार की भावनाएं हैं बच्चे की, भावना यहाँ पे आ गया कि अगर वो डरता है, अगर वो उसका इमोशंस बिल्कुल नहीं है आपके प्रति, वो बिल्कुल भी नहीं समझता है आपको, तो वो क्या होगा, उसकी लर्निंग प्रभावित होगी। तो आपको उसके साथ इस प्रकार का जो रिलेशन है बच्चे के साथ, उसको इस प्रकार से बनाना हो कि उसके जो इमोशंस हैं वो आपके प्रति क्या हो, सकारात्मक हो। तो और जो भाव है वो डर का भाव तो बिल्कुल भी क्या नहीं होना, डेवलप नहीं होना चाहिए। उसको दूर करने का क्या करेगा शिक्षक, प्रयास करेगा। इसी प्रकार ध्यान से अपनी तरफ से भी वो प्रयास कर सकता है बच्चे को लर्निंग की तरफ को। तो ये सभी कारक जो है क्या करते हैं, हमारी सीखने को क्या करते हैं, प्रभावी बनाते हैं या फिर उन्हें प्रभावित करते हैं, नकारात्मक रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हावी होने लगेंगी, जो इनके नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, जैसे कि भाव, फीलिंग से हमने बताया, अगर डर का भाव ज़्यादा पैदा हो रहा है तो क्या होगा, लर्निंग ज़रूर क्या होगी, प्रभावित होगी। उसके बाद आते हैं सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में आते हैं हमारे जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो किस प्रकार से व्यवहार उनका है, या फिर अगर जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है सीखने की विधि, कि किस प्रकार से शिक्षक पढ़ा रहा है, मेथड्स है ना। अगर हमने बहुत सारी मेथड्स को आपने देखा है, लेक्चर मेथड हमारा है, या फिर हम डिस्कवरी मेथड्स पढ़ते हैं, मेथड्स को आप पढ़ोगे, डिफरेंट टाइप के मेथड्स, तो हर मेथड का क्या है, अपना कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होते हैं कि और किस स्तर पर हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए। जैसे कि हम लेक्चर मेथड की बात करते हैं, तो लेक्चर मेथड हम बच्चों को नहीं उससे टीच करें, तो अगर उससे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगी, वह विधि क्या हो जाएगी, बहुत ही गलत हो जाएगी। तो ये हमारे सोशल कारक की जो उसके आसपास में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं या जो लोग हैं वो किस प्रकार से उसकी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो इसमें जैसे कि हमने लिखा है परिवार। परिवार क्या है, जहाँ पर सबसे पहले बच्चा चीज़ों को सीखता है और वहीं पर बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, डेवलप होती है। जैसे कि हमने बताया कि सम इंटरेस्ट भी हो सकता है कि फैमिली से डेवलप हो, जो भाव है, इमोशंस है, ये भी हमारी फैमिली के अंतर्गत हम में डेवलप हो सकते हैं। तो वहाँ पर लोगों का कैसा व्यवहार है, कैसे वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, कैसा उनका कम्युनिकेशन है, वार्तालाप हमने आगे लिखा है एक नेक्स्ट टॉपिक, कि कैसे वो लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, कितना उनका बच्चे के साथ कितना उनका कम्युनिकेशन रहता है। तो ये सभी क्या है, इसी प्रकार से शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति कैसा है, वो कितना कम्युनिकेशन उनके साथ है, कितना उनका आपस में वो बातें कर पाते हैं, बच्चे आपके सामने बात रख पाते हैं या नहीं रख पाते, ये सभी किस में आते हैं, सामाजिक कारक में। अभ्यास कितना हो रहा है, जो भी काम सिखाया जा रहा है, जो भी अधिगम है, तो उसमें अभ्यास क्या करता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर अभ्यास नहीं होगा तो चीज़ें क्या होंगी, दोबारा से उनका क्या होगा, रिविज़न नहीं होगा, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, भूल सकते हैं, है ना। तो मानसिक क्षमता क्या होती है, एक मानसिक क्षमता की भी एक सीमा होती है कि वो कितनी देर तक चीज़ों को, अगर उनका रिवीजन नहीं हो रहा है, बार बार प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो क्या होगा, हमारा एक जो हम कहते हैं ना कि जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक कनेक्शन बनता है, वो बनता है जब हम बार बार क्या होता है, उसका रिपीटेशन होता है, उसकी प्रैक्टिस होती है, तब वो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन पाता है, तब हम उसको सीखते हैं। तो अभ्यास नहीं होगा तो एक जो दोनों स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो है इनके बीच में क्या होगा, कनेक्शन नहीं बन पाएगा। सीखने की विधि अगर बोरिंग है मेथड, तो लर्निंग क्या होगी, ज़रूरी क्या होगी, प्रभावित होगी। समायोजन, किस प्रकार से आप उसको समायोजित करवा रहे हैं, किस प्रकार से वो हर चीज़ों को सीखने के प्रति क्या होता है, एक्टिव है, क्योंकि अगर वो सीखने के लिए तैयार ही नहीं होगा तो क्या होगा, बच्चा नहीं सीख पाएगा। इसी प्रकार से सहायता, कि घर में अगर कोई सहायता अगर बच्चे को दी जा रही है, तो वो सहायता अगर समझाने के लिए क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जब सीखी जा रही है, तो उस बीच में अगर उसे डांट दिया जा रहा है, फटकार दिया जा रहा है, तो क्या होगा, वो बिल्कुल भी नहीं सीखेगा। तो कितना हम उसको क्या करते हैं, एक तो हम खुद से भी सीखते हैं, तो उस बीच में उसे जब सहायता की ज़रूरत होती है तो कितना उसे दिया जा रहा है। तो ये सभी आते हैं सामाजिक कारक के अंतर्गत। इसके नेक्स्ट है पर्यावरणीय कारक। तो पर्यावरण होता है जो उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो किस प्रकार से उसके लर्निंग को प्रभावित करती हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने जैसे लिखा है संसाधन, सीखने के
हमारे पास क्या है, बहुत सारे संसाधन हैं। जैसे हमने बोला घर है, तो वहाँ पे माता पिता हैं या फिर दादा दादी हैं या फिर और भी जो भी भाई बहन हैं आपस में, तो ये क्या है, उनके तो जितने अगर भाई बहन अगर बहुत सारे ग्रुप में बच्चे रहते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होता है, वो ज़्यादा चीज़ों को सीखते हैं। अगर बच्चा अकेले रहता है तो उसके पास सिर्फ माता पिता ही क्या है, संसाधन है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, ह्यूमन रिसोर्स में। इसी प्रकार से हम सीखने को अभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि बच्चे मोबाइल के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ों को सीख लेते हैं। तो ये क्या है, संसाधन। तो किस प्रकार से, तो जैसे कि हमने देखा कि टेक्नोलॉजी भी हमारे जो लर्निंग है उसमें एक टीचिंग एड की तरह कार्य करती है। तो अगर टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके हम सिखा रहे हैं तो ये है संसाधन। या फिर हमारे अदर टीचिंग एड्स, कितना ज़्यादा आप टीचिंग एड को यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा क्या होती है, लर्निंग प्रभावित होती है। शिक्षण संसाधनों की प्रभावशीलता, और ये भी दूसरा इसके साथ ये है कि जो संसाधन आप यूज कर रहे हैं शिक्षण के दौरान वो कितने प्रभावशाली हैं, है ना। अगर देखो हम जब टीचिंग एड्स की बात करते हैं, एक टीचिंग एड आपके पास इस तरह का है जो सिर्फ क्या है, हम ये कह सकते हैं जो कि सिर्फ विजुअल है। अगर ऑडियो विजुअल एड होंगे तो वो क्या होंगे, और प्रभावी होंगे, यानी कि उसमें ऑडियो भी है वीडियो भी है तो वो और ज़्यादा अधिक क्या होंगे, प्रभावी होंगे। अगर सिर्फ विजुअल एड है तो वो थोड़ा सा कम होगा, है ना। आजकल इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं 3D टेक्निक्स जो है, तो उनके माध्यम से अगर हम टीचिंग में यूज़ करते हैं तो हमारे क्या होंगे, तो कितना प्रभावशाली है आपका टीचिंग एड। बहुत बार हम टीचिंग एड्स को निर्मित करते हैं तो वो टीचिंग एड किस इफ़ेक्टिव है या नहीं है, यह भी क्या करता है, प्रभावी करता है। नेक्स्ट हमने लिखा जैसे कि कक्षा का वातावरण, कि अगर वहाँ पर किसी प्रकार का शोरगुल है, ध्वनि, जैसे कि यहाँ पे लिखा अगर शोरगुल होगा तो लर्निंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो जो क्लासरूम है, इसके लिए जब हम स्कूल जब बनाया जाता है तो ध्यान दिया जाता है कि उसके सराउंडिंग्स कैसी हैं। वहाँ पर अगर जो क्लासरूम बनी है वहाँ पर प्रॉपर लाइट है या नहीं है, बच्चों की जो बैठने का अरेंजमेंट है वो किस प्रकार से। तो इनको भी शिक्षक को ध्यान रखना होता है कि वो क्लास में जाने से पहले वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट सही से करे, बच्चों की व्यवस्था सही से हो बैठने का। अगर किसी प्रकार की जो शोरगुल है वो उन्हें परेशान कर रहा है तो उसको कम करने का प्रयास करे, प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था अपने क्लासरूम में करे। तो ये सभी चीज़ों को, और जो संसाधन है उन्हें प्रभावशाली संसाधनों को क्या करे, निर्मित करे। तो ये सभी हमारे क्या आते हैं, ये क्या है, हमारे लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक। तो इन पर जहाँ तक शिक्षक कंट्रोल कर सकता है उसे इसके लिए प्रयास करना चाहिए, है ना। तो जैसे ध्यान को बढ़ाए, उनके स्ट्रेस को कम करे, रुचि को बढ़ाने के लिए अपने मेथड्स को क्या करे, इम्प्रूव करे, है ना। तो और उनके बच्चों के स्तर के आधार पर अपने मेथड्स का क्या करे, चुनाव करे। नेक्स्ट है इंटरनल फैक्टर्स, यानी कि आंतरिक कारक। आंतरिक कारक होते हैं जो बच्चे के स्वयं से, ऐसे जो उसके स्वयं के सेल्फ से रिलेटेड क्या है, कुछ कारक होते हैं। जैसे कि इच्छा शक्ति, कितना उसकी इच्छा शक्ति है सीखने के लिए। तत्परता होता है रेडीनेस, कितना वो तैयार है सीखने के लिए। ध्यान में हमने बताया कि इंटरनल ध्यान जो है वॉलेंटरी, खुद का स्वयं से ध्यान, या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा, खुद से वो कितना मोटिवेटेड है। इनके लिए क्या कर सकता है शिक्षक भी, उनको कुछ बातों को समझाकर, कुछ जैसे कि उसकी इम्पोर्टेंस को समझाकर उसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे उनका ध्यान लाना है तो ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने टीचिंग मेथड्स को अच्छा करें। आंतरिक मोटिवेशन के लिए हम उसको उसकी इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, उसके क्या परिणाम होंगे इन चीज़ों को बता सकते हैं, है ना। तो जैसे कि आपको पता है, अगर ये जो बीएड पाठ्यक्रम है इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे सुनेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से अपना सीटेट क्लियर कर सकते हैं, एक अच्छे टीचर आप बन सकते हैं। तो आपको अपना क्या है, तो आप क्या हो रहे हैं, मोटिवेट होंगे इससे। अगर आपको इस चीज़ को पता नहीं होगा, आप इसकी वैल्यू को नहीं समझेंगे, तो उसकी वैल्यू बताकर, क्या उसकी वैल्यू है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आंतरिक रूप से मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे नहीं जानते, जो छोटे बच्चे होते हैं वो ये इन चीज़ों के प्रति क्या होते हैं, बिल्कुल भी उनको इन चीज़ों के प्रति उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसकी ज़रूरत है। तो इन चीज़ों से हम उनको क्या कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी आप करा रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस बताएं, उसकी वैल्यू बताएं, तो वो क्या होंगे, आंतरिक रूप से क्या होंगे, अभिप्रेरित होंगे। इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए भी हमारे मेथड्स को हम क्या करें, इम्प्रूव करें, है ना। और तत्परता रेडीनेस के लिए भी हम जैसे उसकी पूर्ण
नॉलेज के बारे में भी उनको तत्पर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनसे अपना कंटेंट को जितना हो सके हम आसानी से क्या करते हैं, व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। तो क्या होगा कि वो आसानी से सीख पाएंगे। नहीं तो ये चीज़ें क्या करती हैं, हमारे सीखने को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार से कुछ अदर फैक्टर्स हैं, जैसे कि पुरस्कार, हमने कल बात करी थी मोटिवेशन और पुनर्बलन। तो जो पुनर्बलन पुरस्कार जो होता है, हम किसी प्रकार का पुरस्कार देते हैं तो ये पुनर्बलन की तरह क्या करता है, कार्य करता है। तो ये ऑब्वियसली हमारी लर्निंग को क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी कि उनको अच्छा रिजल्ट अगर मिलता है, जब बच्चे को अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो खुश होते हैं और उसके प्रति क्या होते हैं, आगे को बढ़ते हैं। या फिर उनको अगर अगर दंड दिया जा रहा है, कुछ काम उन्होंने करा उसके बाद उनको बार बार दंड मिल रहा है, पनिशमेंट मिल रहा है, तो कभी भी लर्निंग क्या होगी, नहीं होगी। तो दंड भी क्या करता है, दंड और पुरस्कार दोनों ही इसी प्रकार से आगे है। प्रशंसा, जितनी ज़्यादा प्रशंसा करोगे उतनी ज़्यादा वो क्या करेंगे, सीखेंगे। अगर उसकी बार बार निंदा हो रही है तो वो नहीं सीखेंगे। भूलना, भूलना क्या होता है, अगर प्रैक्टिस अगर कम होगा तो भूलना क्या होगा, अधिक होगा। अगर तो चीज़ों का रिवीजन होना भी बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कि एक चीज़ जो हम पहली कक्षा में सीखते हैं उसको हम बहुत बहुत बार उससे कुछ नई चीज़ें जुड़कर उसको हम पुराना जो है वो भी उसका भी क्या करते हैं, रिवाइज। तो जो बुक्स बनाई गई हैं वो इसी प्रकार से बनाई जाती हैं कि अगर पहले से कोई चीज़ पढ़ाई गई है तो उसमें भी उनका रिवीजन होता रहता है। तो रिवीजन का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं होगा तो ज़रूरी है कि बच्चे भूलेंगे। दूसरा है प्रतियोगिता की भावना, बच्चों में आपस में कंपटीशन की फीलिंग भी होनी चाहिए। तो कंपटीशन की फीलिंग क्या होता है, तो वो भी एक सीमा तक होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, तो हल्का फुल्का क्या होना चाहिए, कंपटीशन की फीलिंग भी बच्चों के अंतर्गत होनी चाहिए। तो अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस को डेवलप करता है। तो इसको एक सीमित तक हम क्या कर सकते हैं, उनमें कंपटीशन की फीलिंग भी ला सकते हैं, जो कि हमारी क्या करती है, लर्निंग को प्रभावित करती है। तो जितनी अधिक अगर कंपटीशन की फीलिंग होती है, बच्चे उतनी ज़्यादा क्या होते हैं, लर्निंग के लिए प्रेरित होते हैं। मीन्स एक्टिव रहते हैं, तत्पर, जो हमने बताया था, रेडी रहते हैं। फिर है पूर्व अनुभव, जो कि उनके पहले से अनुभव है उनके पास, उन अनुभव को लेते हुए हम नई चीज़ों को सिखाते हैं तो क्या होता है, बच्चे आसानी से सीखते हैं। तो ये सभी बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम लर्निंग कराते हैं। तो ये सारे कारक हैं, जैसे पुरस्कार हो गया, दंड हो गया, प्रशंसा हो गया, भूलना हो गया, ये सभी। फिर आंतरिक शक्ति, रेडीनेस, और अटेंशन हो गया, आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन, ये सभी क्या करते हैं, हमारी लर्निंग को क्या करते हैं, प्रभावी बनाते हैं। तो अधिगम को प्रभावी बनाने वाले सभी कारकों को आपने समझा होगा कि जैसे कि हमने बताया था, कुछ शारीरिक कारक हैं, इनमें हम कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है मनोवैज्ञानिक, इनमें भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उनके इंटरेस्ट को, अपनी टीचिंग मेथड को, तनाव को दूर करने के लिए उनको गाइडेंस दे सकते हैं, है ना। मानसिक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार की एक्टिविटी क्लासरूम में रखकर, या उसकी उसकी जो कार्य करने की उसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करवा कर हम इसकी उनकी मेंटल एबिलिटी को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव करवा सकते हैं। तो ये सभी कारक हैं, इन पर हम कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।